Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am पूजा सिंघानिया एंड आज मैं आप लोग के लिए फिर से लेके आई हूँ नया टॉपिक जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो चलिए जानते हैं कि अकाउंट्स कितने प्रकार से क्लासिफाई हो सकते हैं। जो पहला है वो है ट्रेडिशनल अप्रोच एंड दूसरा है वो है हमारा मॉडर्न अप्रोच। तो नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा मॉडर्न अप्रोच ही यूज होता है, बट एज आपके बुक में ये दिया हुआ है तो हमें दोनों अप्रोच पढ़ने पड़ेंगे, ट्रेडिशनल भी एंड मॉडर्न भी। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की ओर। तो पहला अप्रोच अपना कौन सा रहेगा? ट्रेडिशनल अप्रोच। तो बढ़ते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स किस तरह क्लासिफाई होते हैं। इसमें जो पहला अकाउंट होता है वो होता है हमारा पर्सनल अकाउंट और जो दूसरा अकाउंट होता है वो होता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। तो चलिए फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पर्सनल अकाउंट क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट तीन प्रकार से क्लासिफाई किए गए हैं। जो फर्स्ट है वो है हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड तीसरा है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा, नेचुरल, वो असली में नेचुरली पर्सन ही है, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अकाउंट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, या क्या लिखा हुआ है कि वो नेचुरल असली में वो ह्यूमन बीइंग ही है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अकाउंट किसका है? ये असली में ह्यूमन बीइंग का ही अकाउंट है। इसलिए देखिए मैंने एग्जांपल में भी क्या लिया है, मोहन अकाउंट, सीमा अकाउंट, आप और भी नाम ले सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल में डेटर अकाउंट भी लिया है और क्रेडिटर अकाउंट भी लिया है। अब आप मुझे बोलिए यहाँ पे मैंने डेटर अकाउंट क्यों लिया है? क्योंकि डेटर भी जो है वो एक पर्सन ही होता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल में डेटर अकाउंट भी लिया है, ठीक है। तो हमने पढ़ा पहले क्या, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, उसका मतलब क्या होता है? जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उसे हमें क्या बोलते हैं? हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट, और उसका एग्जांपल हमने देखा। चलिए अब बढ़ते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की ओर। ये क्या होता है? आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा ना, ये असली में पर्सन तो नहीं होते हैं बट आर्टिफिशियली दिखाते हैं कि पर्सन है, मींस नॉट अ ह्यूमन बीइंग बट एक्ट एज अ पर्सन। ओके, चलिए पहले इसमें एग्जांपल देखते हैं कि कौन कौन सा होता है। कंपनी अकाउंट, क्लब अकाउंट, बैंक अकाउंट। ओके, तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे मैंने कंपनी अकाउंट क्यों लिखा है। आपको जो मे भी पता होगा कि कंपनीज एक्ट में क्या होता है कि हम कंपनीज को सेपरेट लीगल एंटिटी मानते हैं, मतलब कंपनी अलग है, ओनर अलग है, दोनों को अलग अलग मानते हैं। इसलिए हम कंपनी को भी एज ए लीगली हम मानते हैं कि वो एज अ ह्यूमन बीइंग पर्सन है, वो मतलब ह्यूमन बीइंग नहीं मींस वो पर्सन है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ऑब्वियस बात है जो कंपनी है वो असली में तो ह्यूमन बीइंग नहीं है ना, बट वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल में इसीलिए कंपनी अकाउंट या जैसे कि ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, कुछ भी आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, क्लब अकाउंट। और याद रखिएगा जो बैंक अकाउंट है ना वो भी हमारा किस में आता है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आता है। ओके, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अकाउंट की ओर, वो है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये क्या, कौन सा अकाउंट होता है? रिप्रेजेंट पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब कोई ग्रुप ऑफ पर्सन को ये डिनोट करता है, ठीक है। इसमें क्या एग्जांपल है? आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, रेंट ड्यू। मतलब हम लोग इसके आगे कुछ लगा रहे हैं, सैलरी के आगे आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस के आगे प्रीपेड, इंटरेस्ट के आगे आउटस्टैंडिंग, और हम लोग रेंट के बाद में क्या लगा रहे हैं? ड्यू। मैं इस डेफिनेशन में वापस फिर से आऊंगी, तो पहले हम लोग ये आगे पढ़ते हैं इम्पर्सनल अकाउंट की ओर। मैं वापस से आऊंगी इस डेफिनेशन में, आप लोग वेट करिए। हम लोग पहले देखते हैं इम्पर्सनल अकाउंट कैसे क्लासिफाई होते हैं। तो हम लोग ने पहले क्या पढ़ा था, पहले हम देख लेते हैं। हम कौन सा पढ़ रहे थे? हम ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ रहे थे। उसमें हमने देखा कि अकाउंट जो है वो किस तरीके से क्लासिफाई होते हैं, पर्सनल अकाउंट में, और दूसरा है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, पर्सनल अकाउंट में क्लासिफिकेशन देखे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं, आर्टिफिशियल हो सकते हैं, या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो सकते हैं, ठीक है। और मैंने कहा कि मैं नेक्स्ट आपको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट और भी एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इम्पर्सनल अकाउंट की और समझते हैं कि ये क्या होता है। इम्पर्सनल अकाउंट दो में क्लासिफाई किए गए हैं, एक है हमारे रियल अकाउंट और दूसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट। ये रियल अकाउंट क्या होते हैं? रियल अकाउंट का मतलब होता है
ये सारे एसेट्स को इंक्लूड करते हैं। मतलब रियल अकाउंट का मतलब होते हैं सारे एसेट्स किसमें आते हैं, रियल अकाउंट में। जैसे कि एग्जांपल आप लोग बोल सकते हो मशीन अकाउंट या कुछ भी प्लांट अकाउंट, कुछ भी बोल सकते हो, बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं एसेट्स के। कैश अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये सारे क्या है, एसेट्स हैं, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा इसमें हम लोग ने एक्सक्लूड कर दिया डेटर। क्या एक्सक्लूड कर दिया, डेटर एक्सक्लूड कर दिया। आप लोग मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे मैंने डेटर को क्यों एक्सक्लूड किया? क्योंकि आपको याद होगा जब हम लोग ने पर्सनल अकाउंट पढ़ा था ना, और यहाँ पे हमने नेचुरल पर्सनल अकाउंट पढ़ा था, इसमें मैंने डेटर का एग्जांपल ले लिया था, क्योंकि डेटर एक इंसान होता है, पर्सन होता है, तो हमने इसमें एग्जांपल ले लिया था। इसीलिए हमने जब इम्पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट पढ़ा, एसेट्स जो होते हैं उसमें हमें डेटर को क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ओके, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। आप लोग और भी एक चीज यहाँ लिख सकते हो, बैंक अकाउंट भी यहाँ पे क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। बैंक अकाउंट भी नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, आर्टिफिशियल अकाउंट, ठीक है, वो भी हमने पहले पढ़ा है। फिर हम लोग इसमें एक और अकाउंट कौन सा आता है इम्पर्सनल में, नॉमिनियल अकाउंट। नॉमिनियल अकाउंट का मतलब क्या होता है, इट इंक्लूड ऑल द इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये क्या इंक्लूड करते हैं, सारे इनकम और एक्सपेंसेस को ये इंक्लूड करता है। ओके, इनकम और एक्सपेंस के तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ लिखा है, जैसे कि सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। ओके, तो हमने क्या सीखा इम्पर्सनल अकाउंट में, ये दो तरीके के होते हैं, पहला रियल अकाउंट, दूसरा नॉमिनियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब होता है इट इंक्लूड ऑल द एसेट्स, सारे एसेट्स को इंक्लूड करता है, एक्सक्लूडिंग डेटर एंड बैंक अकाउंट। और नॉमिनियल अकाउंट इंक्लूड करते हैं सारे इनकम और एक्सपेंस को, और ठीक है, और बहुत सारे इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, होप आप लोग को ट्रेडिशनल अप्रोच समझ में आया होगा, ठीक है। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ आप लोग के लिए। हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट जो है वो दो तरीके से क्लासिफाई होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरे होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हम लोग ने तीन प्रकार का सीखा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, आर्टिफिशियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट जो ह्यूमन बीइंग तो नहीं होते बट एक्ट एज अ पर्सन, और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है एक्ट एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अ पर्टिकुलर पर्सन। हाँ, मैंने आप लोग को बोला था ना कि मैं इसमें फिर से आऊंगी इस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। देखिए, हमने जो यहाँ पे पढ़ा ना इम्पर्सनल अकाउंट, इसमें क्या था, ऑल इनकम और एक्सपेंस इंक्लूड थे। तो आप देखिए जो सैलरी अकाउंट है ना, उसके आगे आप कुछ लगा दोगे ना तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे सैलरी के आगे हमने क्या लगा लिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये क्या बन गया हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। वैसे आप लोग जो भी यहाँ पे होंगे ना इनकम और एक्सपेंसेस, उसके आगे या पीछे प्रीफिक्स और सफिक्स लगा लोगे ना तो आपका क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे कि आप लोग एक चीज और देख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने कमीशन लिखा है ना, तो देखो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग कमीशन, या आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे कमीशन ड्यू। मतलब इसके आगे या पीछे हम कुछ लगा देंगे ना तो वो क्या बन जाएगा पता है आप लोग को, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। इम्पर्सनल अकाउंट में क्या सीखा, रियल अकाउंट एंड नॉमिनियल अकाउंट। जो रियल अकाउंट होते हैं वो सारे एसेट्स को इंक्लूड करते हैं एक्सेप्ट डेटर एंड बैंक अकाउंट, और नॉमिनियल अकाउंट इंक्लूड करते हैं सारे इनकम और एक्सपेंस को। ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। आपको पता होगा अकाउंट्स में ये बहुत फेमस है, हम लोग को पढ़ना पड़ता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। ये क्या होता है, जो हम लोग ने अभी अकाउंट सीखा ना, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनियल अकाउंट, इसका रूल्स क्या होता है उसी को हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल्स। ओके, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इसका रूल क्या होता है। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, इसमें जो रिसीवर होता है ना, जो रिसीव कर रहा है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम डेबिट करते हैं, और जो गिवर होता है ना उसे हम पता है क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, आप लोग भी एक बार फिर से बोल लो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट हमारा क्या होता है,
इसमें जो आता है वो डेबिट होता है और जो जाता है वो क्रेडिट होता है। मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, आप भी एक बार रिपीट कर सकते हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। इसमें हम क्या करते हैं, सारे एक्सपेंस को और लॉसेस को हम डेबिट करते हैं और जो भी हमारे इनकम और गेन्स होते हैं ना उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मतलब सारे एक्सपेंस और लॉसेस डेबिट होते हैं और सारे इनकम और गेन्स हमारे क्रेडिट होते हैं। ओके, आपको ये सारे रूल्स लर्न करने पड़ेंगे। आप लोग को ये रूल्स याद होने चाहिए कि पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, रियल अकाउंट का क्या रूल होता है एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने ट्रेडिशनल अप्रोच को खत्म कर लिया। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं मॉडर्न अप्रोच की ओर, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। तो मॉडर्न अप्रोच में क्या है, मॉडर्न अप्रोच में नॉर्मली आपको ये 5 टर्म्स पता होना चाहिए, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एसेट एंड एक्सपेंसेस। ये क्या है, इसमें क्या रूल होता है, चलिए ये जानते हैं। कैपिटल में क्या होता है कि जब ये इंक्रीज होते हैं ना तब ये क्रेडिट होते हैं और जब ये डिक्रीज होते हैं ना तब ये डेबिट होते हैं। मतलब कैपिटल जब बढ़ता है तब वो क्रेडिट होता है और जब कैपिटल घटता है मींस डिक्रीज होता है तब ये डेबिट होता है। ओके, सेम रूल फॉर द लायबिलिटी। लायबिलिटी के लिए भी सेम रूल होता है, जब लायबिलिटी बढ़ती है ना तब क्रेडिट होता है और जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तब डेबिट होता है। मतलब जो कैपिटल के लिए रूल है वही लायबिलिटी के लिए रूल है। ओके, आपको याद हो गया होगा। मतलब व्हेन इंक्रीजेस, व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस तो क्रेडिट, व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस तो डेबिट। ओके, नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू में क्या होता है, जब हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होता है, सेम रूल फॉर द कैपिटल, फॉर द लायबिलिटी एंड फॉर द रेवेन्यू। मतलब शॉर्ट फॉर्म में आप लोग लर्न कर सकते हो CLR। CLR के लिए सेम रूल है, जब वो इंक्रीज होंगे तब वो क्रेडिट होंगे और जब वो कम होंगे, डिक्रीज होंगे तब वो डेबिट होंगे। मतलब कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू तीनों के लिए सेम रूल है, जब वो इंक्रीज होंगे तब वो क्रेडिट होंगे और जब वो डिक्रीज होंगे तो वो डेबिट होंगे। ओके, होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं किसके लिए रूल, एसेट्स के लिए और एक्सपेंस के लिए। इन दोनों के लिए भी सेम रूल होता है। क्या रूल होता है, व्हेन इंक्रीजेस डेबिट, व्हेन डिक्रीजेस क्रेडिट। मतलब एसेट और एक्सपेंस के लिए सेम रूल है, जब एसेट इंक्रीज होते हैं ना तब वो डेबिट होते हैं और जब वो डिक्रीज होते हैं तब वो क्रेडिट होते हैं। और सेम फॉर एक्सपेंसेस, जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तब डेबिट होते हैं और जब डिक्रीज होते हैं तब वो क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो आप लोग बोल सकते हो कि जो एसेट और एक्सपेंस है ना उसके लिए सेम रूल है और जो CLR के लिए मतलब कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू के लिए सेम रूल है। आप ऐसे लर्न कर सकते हो। ओके, होप आपको ये वाला ये समझ में आया होगा कि मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है। आप लोग इसे लर्न कर लीजिएगा कि कब क्या हम लोग करते हैं। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये टर्म्स का मतलब नहीं पता, आप लोग को पता होना चाहिए, लेकिन अगर आप लोग को नहीं पता कि कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, रेवेन्यू, एसेट एंड एक्सपेंस क्या होता है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर कि ये क्या होते हैं। चलिए, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम फर्स्ट टर्म डिस्कस करते हैं, एसेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि एसेट क्या होते हैं। आप लोग को शायद पता होगा वैसे तो कि एसेट क्या होता है, लेकिन चलिए इसका डेफिनेशन जानते हैं। जो एसेट होता है ना वो रिसोर्स होता है जो कंपनी ओन भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकता है। तो आप लोग बोलोगे कि ओन्ड और कंट्रोल, ऐसा क्यों, हम लोग सिर्फ ओन्ड क्यों नहीं बोल रहे, ओनरशिप क्यों नहीं बोल रहे एसेट को? बिकॉज हम कोई जो एसेट्स है वो लीज पे खरीदते हैं ना, लीज पे, आपको वर्ड तो पता होगा लीज। तो जब आप लीज पे कोई एसेट्स को लेते हो ना तो हम उसको ओन्ड नहीं करते, मेरी ओनरशिप नहीं होती, उसको कंट्रोल जरूर करते हैं हम। इसीलिए जो एसेट है वो हम उसे ओन भी कर सकते हैं, हम उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं।
जिससे कंपनी को उम्मीद रहती है कि मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाली है। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो कि हम मशीनरी अगर खरीदें, आप मशीनरी खरीद रहे हो प्रोडक्शन के लिए, सपोज हम फैक्ट्री में मशीन खरीद रही हूँ, तो मुझे आप ये बोलिए कि मैं एक दिन के लिए मशीनरी खरीदती हूँ, इन्वेस्टमेंट करती हूँ मशीनरी के सिर्फ एक दिन के लिए? नहीं, एक दिन के लिए नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ ताकि उसमें प्रोडक्शन होगा हर रोज, और उससे क्या होगा, मुझे मैं सेल करूंगी, इनकम जनरेट होगा, मतलब मुझे ये रहता है कि मुझे फ्यूचर में उसका इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा उससे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है? एसेट इज अ रिसोर्सेज, हम इसे ओन भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं, जिससे एंटिटी को उम्मीद रहती है फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो इनटू द एंटिटी। ओके, आप लोग को समझ में आया होगा। मैं फिर से आप लोग को रिपीट कर देती हूँ कि एसेट क्या होता है। एसेट का मतलब होता है कि हम उसे ओन भी कर सकते हैं, मेरा ओनरशिप भी हो सकता है, मैं उसे कंट्रोल भी कर सकती हूँ। ठीक है, कंट्रोल मीन्स हो सकता है मैं लीज पे भी लूं, जिससे कंपनी को उम्मीद होती है कि मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगी। ओके, होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की और, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ये क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब होता है मेरा ऑब्लिगेशन है, मेरे सर पे भार है। क्या भार है? कि ट्रांसफर होगा इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मतलब मनी, पैसे जाएंगे, मेरे सर पे भार है, मुझे देना है। क्यों देना है? एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट कुछ हुआ होगा जिसके लिए मेरे पैसे जाएंगे और मेरे सर पे भार है, ऑब्लिगेशन है कि मुझे पैसे देने हैं। तो पास्ट में ऐसा क्या हुआ होगा? आपने कुछ गुड्स खरीदे होंगे उधार पे, आपको पेमेंट करना पड़ेगा क्रेडिटर्स को, उतने उधार किए हैं तो आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए पास्ट इवेंट हुआ होगा, मतलब हो सकता है आपने गुड परचेज किया होगा, उससे हमारा ट्रांसफर होगा, मुझे क्या देना होगा? मनी देना पड़ेगा, ये मेरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, अब मुझे देना पड़ेगा क्योंकि मैंने गुड्स खरीदा था। ओके, और इसमें एक चीज और है, इट इज द क्लेम ऑफ द आउटसाइडर। आउटसाइडर मतलब मैंने जिसे गुड परचेज किया है वो क्लेम कर सकता है। किस पे क्लेम कर सकता है? ऑन द टोटल एसेट ऑफ द कंपनी। ऑब्वियस बात है ना, आप अगर उसे गुड परचेज किए हो, आपको मनी देना है, आपको देना पड़ेगा, आप गुड परचेज किए हो, तो अगर आप नहीं दोगे तो आउटसाइडर के पास राइट होता है किस पे? वो क्लेम कर सकता है आपके कंपनी के एसेट के ऊपर। ओके, होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आया होगा कि लायबिलिटी क्या होता है। लायबिलिटी मेरे सर पे भार होती है कि मुझे पैसा देना है। क्यों? कुछ इवेंट हुआ होगा, मैंने गुड परचेज किया होगा, उसका पैसा मुझे लौटाना है, और अगर मैं नहीं लौटाऊंगी तो आउटसाइडर मेरे एसेट पे, कंपनी के एसेट पे क्लेम कर सकते हैं। ओके, होप आपको ये डेफिनेशन भी समझ आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग एक्सपेंस की डेफिनेशन की ओर। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशन दैट अ कंपनी इनकर। मतलब ये खर्चा है जो कंपनी इनकर करती है। कंपनी क्यों इनकर करेगी, क्यों खर्चा करती है कंपनी? टू जनरेट रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कंपनी खर्चा करती है, बट इसमें कोई भी हमें फ्यूचर बेनिफिट नहीं मिलता। मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर बेनिफिट का मतलब क्या है यहाँ पे? मैं एक बार फिर जाती हूँ एसेट डेफिनेशन की ओर। मैंने इसमें क्या बताया था कि कंपनी को रहता है कि मैं एसेट खरीद रही हूँ तो उससे मुझे क्या मिलेगा? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। बट जो एक्सपेंस होता है ना, इससे मुझे कोई भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलता। नो फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड। क्यों? ऐसा क्यों? वेट, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज आप सैलरी का पेमेंट कर रहे हो, तो एक्सपेंस है ना, मेरा खर्चा है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप मंथ एंड के बाद जब एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट कर रहे हो, तो क्या उसका फ्यूचर बेनिफिट का आपको फ्यूचर में हमेशा ही मिलता रहेगा क्या? हमेशा मिलता रहेगा? नहीं ना। आपने उस मंथ के एंड में पेमेंट किया, खत्म, फिर आपको बेनिफिट चाहिए, फिर आपको उसका सैलरी देना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बार सैलरी दे दी तो उसका बेनिफिट मिलता रहेगा या फ्यूचर में और भी मिलेगा। ठीक है, मतलब आपने एक बार पेमेंट किया, बस हो गया, उसके बाद आपको आपने जो ले लिया बेनिफिट, ठीक है, आपको फ्यूचर में से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगी। इसीलिए इसमें क्या है, एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशन एट कंपनी इनकर। जो कंपनी खर्चा करता है, क्यों कंपनी खर्चा करता है? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, और उससे कोई भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें नहीं मिलती है। ठीक है,
तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट डेफिनेशन की ओर, जो कि है हमारा कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और द पार्टनर इन द बिजनेस। मुझे एक बात बताइए, हम अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो क्या ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा क्या? नहीं, हमें मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी ना उसके लिए, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? कैपिटल इन्वेस्ट करना। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे कैपिटल इन्वेस्ट करना ही होगा, ठीक है? इसीलिए इसे क्या बोला जा रहा है? इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और द पार्टनर बोल सकते हो, किसमें? इन द बिजनेस। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं ना, ये कोई जरूरी नहीं होता कि मुझे मनी के फॉर्म में इन्वेस्ट करना है, मतलब कि मैं कैश ही इन्वेस्ट कर सकती हूँ। हो सकता है कि मैं एसेट भी लेके आऊं बिजनेस में, इसीलिए बोला जाता है कि इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, बोल सकते हो कैश, या और द एसेट्स। मतलब जो मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ ना कंपनी में, मैं मनी भी, पैसा भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ या एसेट भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ। ओके, तो चलिए हमने जो ये मॉडर्न अप्रोच सीखा था, उसमें जो रूल्स सीखे थे और हमने इनका सारा डेफिनेशन भी, इसका मतलब भी समझा कि एसेट क्या होता है। एसेट जो होता है वो कंपनी ओन भी कर सकता है, कंट्रोल भी कर सकता है, जिससे हमें एक्सपेक्टेशन रहती है, कंपनी को एक्सपेक्टेशन रहती है कि उन्हें फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। एंड लायबिलिटी में हम लोग ने सीखा कि मेरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, मेरे सर पे भार है कि मुझे पैसा देना है। क्यों देना है? मैंने गुड्स खरीदा होगा, कुछ पास्ट इवेंट हुआ होगा और मैंने नहीं दिया, तो जो आउटसाइडर है, मतलब जिससे मैंने गुड्स परचेज किया, वो हमारे एसेट में कंपनी के क्लेम भी कर सकते हैं, पैसा मांग सकते हैं। और एक्सपेंस मैंने आप लोग को बताया कि जो खर्चा है जो कंपनी करता है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, और उससे हमें कोई भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलती है। और रेवेन्यू जो है ये हमारा क्या है? चलिए हमारा ये वाला जो रेवेन्यू डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन मैंने आप लोग को नहीं बताया है, ये डेफिनेशन भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। जो रेवेन्यू है ना, इसका मतलब क्या होता है? ये है हमारा ग्रॉस इनफ्लो, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ द कैश। मतलब कंपनी को इनफ्लो होगी, किसकी इनफ्लो होगी? कैश की या रिसीवेबल्स की? रिसीवेबल्स क्या होते हैं? डेटर। डेटर हो सकते हैं, हो सकता है कि मुझे पैसा मिला नहीं हाथों हाथ गुड सेल करके या कुछ भी, हमें क्या हुआ? डेटर खड़ा हो गया, रिसीवेबल्स। या हमें कुछ अदर कंसिडरेशन में भी हमें इनफ्लो हो सकता है, मतलब हमें कैश नहीं भी मिल सकता है, हमें हो सकता है कुछ और अदर कंसिडरेशन मिल जाए, कुछ और मिल जाए हमें। क्यों मिलेगा हमें? हमें मिलेगा गुड्स सेल करके या सर्विस देके। मैं गुड्स भी सेल कर सकती हूँ, मैं रेंडरिंग और सर्विस भी हो सकती है, जैसे कि टीचिंग है वो एक सर्विस है ना, तो मैं सर्विस भी दे सकती हूँ या मैं गुड्स को भी सेल कर सकती हूँ। किसमें? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, मतलब बिजनेस में मैं हो सकता है गुड सेल करूं या मैं सर्विस दूं, उससे मुझे क्या इनफ्लो होगा? मुझे क्या मिलेगा? मुझे कैश भी मिल सकता है, या मुझे कैश नहीं मिला तो हो सकता है कि रिसीवेबल्स हो जाए, मतलब डेटर हो गए हमारे, या हमें कुछ और भी कंसिडरेशन मिल सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये भी डेफिनेशन समझ में आएगी, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश या रिसीवेबल्स या कुछ और कंसिडरेशन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में मिलता है क्या करके? मैं गुड्स भी सेल कर सकती हूँ, मैं सर्विस भी रेंडर कर सकती हूँ। ओके, तो होप आपको ये भी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। और कैपिटल हमने डिस्कस कर ही लिया कि हम इन्वेस्ट करते हैं ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और ये कैश के फॉर्म में भी हो सकती है और ये हमारे एसेट के फॉर्म में भी हो सकती है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ लिया कि हमारे जो हमारे अकाउंट है वो कैसे क्लासीफाई हो सकते हैं। पहला हमने सीखा ट्रेडिशनल अप्रोच, फिर हमने सीखा कि उसके गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, फिर हमने सीखा कि मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है, और फिर मॉडर्न अप्रोच के हमने ये सारे टर्म्स सीखे। ओके, होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।